हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका सब्जेक्ट है मिडेवल सोसाइटीज, तो इंग्लिश मीडियम में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं और आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉलो करना ना भूलें। यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है एकलव्य स्नातक 1। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करने वाला हूं, जिसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चंस करके जाते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे और आपका अच्छा खासा डिसेंट स्कोर बन जाएगा। तो इवेल्युएट द एमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म इन वेस्टर्न यूरोप। तो वेस्टर्न यूरोप के अंदर फ्यूडलिज्म का एमरजेंस के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे फ्यूडलिज्म है क्या। सो द वर्ड फ्यूडलिज्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड फ्यूड। ठीक है, तो जर्मन वर्ड है फ्यूड, वहां से ये फ्यूडलिज्म आता है, विच लिटरली मीन्स अ पीस ऑफ लैंड। सो फ्यूड का मतलब क्या होता है? एक पीस ऑफ लैंड। ठीक है, कोई भी जमीन का टुकड़ा। सो होता क्या है? इट इंडिकेट्स अ सोसाइटी। ये एक ऐसी सोसाइटी को इंडिकेट करता है दैट डेवलप्ड इन सेंट्रल फ्रांस, जो कि कहाँ कहाँ पर थी? फ्रांस में, और बाद में धीरे धीरे इंग्लैंड में, और उसके बाद धीरे धीरे इटली में। ठीक है, सो फ्यूडलिज्म क्या है? एक हायरार्किकल पॉलिटिकल सिस्टम है। हायरार्की का मतलब क्या होता है? जहां पे कोई बंदा टॉप पर होगा, फिर उसके नीचे कोई होगा, फिर उसके नीचे कोई होगा, एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब होता क्या है? ये हायरार्की कैसी होती थी? मिडेवल यूरोप में होती थी, जहां पे वेयर लैंड वॉज ग्रांटेड इन एक्सचेंज फॉर द सर्विस एंड लॉयलिटी। यानी कि आप जो भी आपके जो ऑफिशियल्स होते थे, जो भी लोग आते थे, वो अपनी सर्विस देते थे, अपनी लॉयल्टी देते थे, बदले में उनको क्या मिलता था? लैंड का टुकड़ा, यानी कि एक जमीन का टुकड़ा। और यही जो सिस्टम था, इसी को आप फ्यूडलिज्म कहते हो। तो द एमरजेंस ऑफ फ्यूडलिज्म इन वेस्टर्न यूरोप वाज अ कॉम्प्लेक्स एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ये जो फ्यूडलिज्म आया यूरोप के अंदर, ये धीरे धीरे आया था। ठीक है, इसको सेंचुरीज लग गई थी। प्राइमरली बिटवीन द 9th एंड 12th सेंचुरी में ये अपने पीक पर था। तो देखिए, अब मैं आपको हायरार्की समझाता हूँ कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो फ्यूडलिज्म में सबसे टॉप पर जो है हमारा किंग होता है। किंग के बाद नोबल्स आते हैं। ठीक है, नोबल्स यानी कि जो अमीर लोग हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं। नोबल्स के नीचे आते हैं नाइट्स। ठीक है, अब ये नाइट्स लोग कौन होते थे? ये नोबल्स के लिए काम करते थे, और ये जो भी काम करते थे, इनको बदले में क्या मिलता था? लैंड मिलता था, यानी कि जमीन का टुकड़ा मिलता था। ये अपनी लॉयल्टी देते थे, अपनी सर्विस देते थे, मिलिट्री सर्विस, बदले में इनको लैंड मिलता था। और लास्ट में आते थे पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब होता है किसान। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला स्ट्रक्चर था, मतलब सोशल स्ट्रक्चर में सबसे लास्ट जो आता था हायरार्की में, वो लोग थे किसान। अब ये सिंपल सा आपको एक पिरामिड समझा दिया, आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, थोड़ा सा अगर हम और डिटेल में जाएं, तो सबसे पहले मोनार्क या फिर किंग होता था, मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद नोबल्स आते थे। अब जो नाइट्स होते हैं, कहीं कहीं के रूप में लिखा गया है, नाइट्स बताया गया है, तो कहीं कहीं पे उसको वेसल्स भी लिखा गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नाइट्स की बात हो रही है या वेसल्स की बात हो रही है, वो मीनिंग एक ही है। फिर उसके बाद आते हैं मर्चेंट्स, फार्मर्स, क्राफ्टमैन। ठीक है, ये थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं अब हम सोसाइटी के। ठीक है, मर्चेंट्स में क्या मतलब कौन आ जाएगा? जो व्यापारी लोग हैं, फार्मर लोग हैं, क्राफ्टमैन जो हाथ से जो सामान बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। इनसे भी नीचे आते हैं पीजेंट्स या फिर सर्फ। सर्फ का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके से आप समझ सकते हो कि इनको स्लेव की तरह रखा जाता था। इनसे काम तो करवाया जाता था, एग्रीकल्चर तो करवाया जाता था, बट इनको पैसे नहीं दिए जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब है लैंडलॉर्ड्स। जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जिनको अक्सर लॉर्ड भी कहा गया है, ग्रांटेड लैंड टू वेसल्स। ठीक है, वेसल्स मैंने अभी आपको बताया था कौन होते हैं, जो नाइट्स के साथ लिखा हुआ था। सो उनको क्या है कि वेसल्स या फिर को लैंड दिया जाता था, और वो बदले में अपनी लॉयल्टी देते थे, अपनी मिलिट्री सर्विसेज देते थे, और अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते थे। तो ये स्ट्रक्चर कैसे चलता है? सबसे ऊपर एम्परर है, फिर उसके बाद लॉर्ड आता है, फिर उसके बाद नाइट्स आते हैं, फिर उसके बाद पीजेंट या फिर सर्फ आते हैं, जो किसान थे, जो खेती करते थे, जो एग्रीकल्चर वाला काम करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो लॉर्ड्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड लैंड टू द वेसल्स। अब जो वेसल्स होते थे या फिर जो नाइट्स होते थे, अब लॉर्ड्स क्या करते थे? उनको प्रोटेक्शन देते थे कि भाई एक तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे,
दूसरा क्या है, हम आपको लैंड भी देंगे, ठीक है, आपकी सर्विस के बदले आपको लैंड दिया जाएगा। तो वेसल्स ऑफर्ड मिलिट्री सपोर्ट। अब जो वेसल्स होते थे, जो नाइट्स होते थे, वो क्या करते थे, क्या सपोर्ट देते थे, अपनी मिलिट्री सपोर्ट देते थे, ठीक है, फाइनेंशियली पेमेंट्स सच एज टैक्सेस, रेंट्स, ठीक है, अपना टैक्स वगैरह भी देते थे, एंड एडवाइस टू देयर लॉर्ड्स, और अगर कोई एडवाइस देनी है अपने लॉर्ड को तो वो एडवाइस वगैरह भी दे दिया करते थे। फिर उसके बाद आता है लैंड वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ एंड पावर, यानी कि जो फ्यूडल सोसाइटी थी उसके अंदर जो लैंड होता है ना, वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ पावर था। मींस सारी, जिसके पास जितना ज्यादा लैंड होगा उतनी ही उसकी वेल्थ होगी, पावर भी ज्यादा होगी। तो ओनरशिप वाज नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि जो मान लो ये जो वेसल्स होते थे, इनको अगर जो लैंड दिया गया है वो एब्सोल्यूट ओनर नहीं है उस लैंड के। अगर वो जो उनको लैंड ग्रांट किया गया है, ठीक है, वो वापस भी लिया जा सकता है, विद्रॉ भी किया जा सकता है अगर आप फ्यूडल ऑब्लिगेशंस को ब्रीच करते हो। मींस अगर आप नियम कानून तोड़ोगे, जो आपसे पूछा गया, जो आपसे एक वादा किया गया, मतलब जो वादा करवाया गया था, अगर आप वो बॉन्ड तोड़ोगे तो आपसे वो लैंड वापस भी ले लिया जाएगा, ठीक है। सो एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं थी। तो एन एग्रीकल्चरल स्टेट ओन्ड बाय अ लॉर्ड एंड मेन्ड बाय फार्मर्स और सर्फ्स, यानी कि जो एक एग्रीकल्चरल एस्टेट होता था, जो एक जमीन होती थी जिसपे एग्रीकल्चर किया जाता था, ठीक है, उसका ओनर कौन होता था, लॉर्ड होता था। लेकिन जो उस पे खेती का काम होता था वो कौन करते थे, फार्मर और सर्फ, यानी कि जो कुछ फार्मर्स थे, सर्फ में वो आते हैं जिनको पैसे नहीं दिए जाते थे, सिर्फ उनसे काम करवाया जाता था। सो पीजेंट्स प्रोवाइडेड लेबर इन एक्सचेंज फॉर लैंड फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। जो पीजेंट्स होते थे वो क्या करते थे, अपनी मेहनत करते थे, ठीक है, और बदले में उनको रहने के लिए जगह मिल जाती थी और उनको प्रोटेक्शन मिल जाती थी लॉर्ड से, ठीक है। और होता क्या था कि जो भी अपना एक उनका प्रोड्यूस होता था एग्रीकल्चर का, उसका भी कुछ पार्ट वो लैंड, मतलब जहां पे वो खेती हो रही है उसका कुछ पार्ट भी वो लॉर्ड को दिया करते थे। अब आगे बढ़ते हैं, फ्यूडल राइट्स, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, फ्यूडल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। देखो जो लॉर्ड होता है, द लॉर्ड्स हैड जुडिशियल, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। जो भी लॉर्ड है उसके पास क्या है, अपने एरिया का जो कुछ, मतलब अगर न्याय वगैरह करना है, ठीक है, कुछ जुडिशरी से रिलेटेड जो पावर होती है, किसी का कोई अगर वो हो रखा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, उसको सॉल्व करवा दिया, या फिर मिलिट्री की पावर तो थी उनके पास, अपनी आर्मी वगैरह भी रखते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती थी, ठीक है। सो द एलीट क्लास मींस जो अमीर लोग थे, द एलीट क्लास इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस सच एज एग्जेम्पशंस फ्रॉम सर्टेन टैक्सेस, और कुछ एक प्रिविलेजेस ये भी थी कि इनसे टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था, ठीक है, टैक्स वगैरह से ये आउट थे। आगे बढ़ते हैं, रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी था भाई इनका। सो द चर्च प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूडल सोसाइटी। जब फ्यूडल सोसाइटी जब ग्रो कर रही थी तो उस टाइम पे जो चर्च है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है वो चर्च से ही मिलती थी, एजुकेशन का सोर्स भी चर्च ही था, और समटाइम्स एक्टिंग एज एन आर्बिट्रर इन डिस्प्यूट्स, अगर किसी का पंगा हो गया तो उसमें भी उसको सॉल्व करवा दिया करता था जो चर्च होता था। आगे बढ़ते हैं, लिमिटेड मोबिलिटी। देखो सोशल मोबिलिटी बहुत रेयर थी, आप जहां पर बॉर्न हुए हो, जिस क्लास में, आपको जो काम दिया गया है आप वही काम करोगे, उसके अलावा आप कोई ऑक्यूपेशन में नहीं जा सकते इतनी जल्दी। सो पीजेंट्स वर टाइड टू द लैंड, यानी कि जो पीजेंट्स होते थे, जो सर्फ्स होते थे, वो उस जमीन से ही जकड़ के रह गए थे। मींस उनको वहीं पे ही अब काम करना था, वो अपना चेंज नहीं कर सकते थे ऑक्यूपेशन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अब हम, ओथ ऑफ एलिगेंस। तो जो वेसल्स होते थे या जो नाइट्स होते थे, उनसे एक वचन या कह सकते हो एक शपथ या फिर एक ओथ दिलवाई जाती थी, ठीक है, कि भाई वो लॉर्ड ने जो भी उनके साथ जो पार्टनरशिप के लिए जो भी वादा किया है उस पर वो खरे उतरेंगे, प्लेज करते हैं, अपनी लॉयल्टी देंगे, और ठीक है। सो दिस ओथ फॉर्मलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड द वेसल्स। तो इससे क्या होता है कि एक फॉर्मेलिटी भी हो जाती है कि जो लॉर्ड है और जो वेसल है वो अब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक शपथ भी खिलवाई जाती थी, एक कसम खिलाई जाती थी, ऐसा समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस टू व्हाट एक्सटेंट ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। यानी कि ट्रेड और अर्बनाइजेशन की वजह से फ्यूडलिज्म जो है वो कैसे डिक्लाइन हो गया, उसके ऊपर क्या खतरा आया, ये अब आपसे पूछा जा रहा है। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो समझिए, राइज ऑफ मर्चेंट क्लास। पहले क्या होता था, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ज्यादा जाते थे, तो जैसे जैसे जब ट्रेड रूट्स जो है वो एक्सपेंड होने लगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बढ़ने लगा, सो एक नई क्लास एमर्ज होती है जो बहुत अमीर थे, वो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे। सो दीज मर्चेंट्स अमास सिग्निफिकेंट वेल्थ एंड पावर, इनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ, बहुत ज्यादा पावर भी थी,
ठीक है। और ये लगातार जो ट्रेडिशनल एक फ्यूडल हायरार्की थी, जो लोग फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उनसे भी ज्यादा ये अमीर हो गए। अब जब उनसे ज्यादा अमीर हो गए तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में इन्हीं की ज्यादा पावर थी। फिर उसके बाद आता है वीकनिंग, ठीक है, वीकनिंग ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब ट्रेड का ग्रोथ होने लगता है तो इससे क्या होता है, डिक्लाइन होता है फ्यूडल सिस्टम का, वेयर फ्यूडल लॉर्ड्स कंट्रोल्ड वास्ट एग्रीकल्चरल एस्टेट्स, ठीक है, और एज फार्मर्स बिगिन टू एंगेज मोर इन द ट्रेड। अब होता क्या था, फ्यूडल लॉर्ड्स की सारी पावर लैंड से थी, ठीक है, एग्रीकल्चर से थी। अब जब एग्रीकल्चर करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, फार्मर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स में घुसने लगे थे, सो दे सॉट ग्रेटर फ्रीडम, उनको वहां पे फ्रीडम भी मिल रही थी, ठीक है, उनके ऊपर कोई ऐसी ऑब्लिगेशंस, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे फ्यूडल सिस्टम में जैसा होता था। तो इस वजह से भी फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हो रहा था। फिर है राइज ऑफ सिटीज, तो द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, जैसे जैसे टाउन सिटीज की ग्रोथ होती है इससे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने इस जकड़न से निकलें फ्यूडलिज्म की और एक नई इकोनॉमिक एक्टिविटी करें। तो सिटीज बिकेम सेंटर्स ऑफ द कॉमर्स, जो शहर होते थे बड़े बड़े, वहां पे क्या है कि वो एक ट्रेड एंड कॉमर्स के सेंटर बन चुके थे, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, जिसमें मर्चेंट्स भी थे, क्राफ्टमैन भी थे, प्रोफेशनल लोग भी थे जो शहरों में जाने लगे थे। फिर है चेंज इन इकोनॉमिक पावर, अर्बन सेंटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुके थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, लेकिन जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उनकी तो सारी की सारी पावर गांव थी, गांव की जमीन जायदाद जहां पे एग्रीकल्चर होता था। सो द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो जितना से ज्यादा वेल्थ का कंसंट्रेशन है, जो पावर का, वो अर्बन एरियाज में आ रहा था, जो कि पहले रूरल एरियाज में होता था फ्यूडल लॉर्ड्स के पास। सो इसकी वजह से फ्यूडल लॉर्ड्स का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होने लगा था, ठीक है, जो अर्बन लोग थे ना, मर्चेंट्स वगैरह, वो ज्यादा पावरफुल हो रहे थे। सोशल मोबिलिटी, तो अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होता है, लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिली, सोशल मोबिलिटी का मौका मिला, जहां पे लोग अपने स्टेटस को चेंज कर सकते थे अपनी स्किल्स के बेस पर, ठीक है, अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकते थे आके, ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज, अगर आपके अंदर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ एबिलिटीज हैं तो आप शहरों में जाके बहुत अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते थे। सो दिस मोबिलिटी वीकेंड द रिजिड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूडलिज्म। ये जब मोबिलिटी आई सो इससे जो एक सोशल सिस्टम बहुत रिजिड था ना, वो थोड़ा थोड़ा अब वीक होने लगा, क्योंकि अब फ्यूडलिज्म के अंदर जो लोग होते थे उनकी नहीं चल रही थी। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन चर्च एंड सोसाइटी इन मिडेवल यूरोप, ठीक है, सो मिडेवल यूरोप में चर्च एंड सोसाइटी के बारे में अब हमें समझना है। तो एज वी नो यूरोप का सबसे बड़ा रिलीजन क्या है, क्रिश्चियनिटी है, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर चर्च होता है मेनली। सो चर्च कैसे एक सोसाइटी के साथ रिलेशन रखता था वो आपसे पूछा जा रहा है। स्पिरिचुअल अथॉरिटी, सो चर्च को सबसे ज्यादा टॉप पे माना जाता है स्पिरिचुअल मामलों में, क्योंकि द चर्च हैड इमेंस स्पिरिचुअल अथॉरिटी एज द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड द पीपल। चर्च को ये माना जाता है जो गॉड है, ठीक है, और जो लोग हैं, ठीक है, जो पीपल हैं, उनके बीच में जो एक मीडिएटर है वो चर्च है। यानी कि लोगों को अपनी जो भी दुख सुनाने हैं, लोग जो है वो चर्च को सुनाएंगे, चर्च गॉड तक वो बात ले जाएगा। तो चर्च क्या है, गाइडेंस भी देता था मॉरली, और इससे क्या है, सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज भी चर्च ही बनाता था। मोनेस्टिक ऑर्डर्स सच एज दी बेनिडिक्टीन्स एंड सिस्टरसियंस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये कुछ दो आप कह सकते हो कि दो चीजें हैं, ठीक है, एक तो बेनिडिक्टीन्स है और एक सिस्टरसियंस है। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले किया, ठीक है, इन्होंने मोनेस्ट्रीज वगैरह बनाई, ठीक है, और वहां पे एजुकेशन और हेल्थ केयर चैरिटी का काम किया चर्च बनाकर। देखो कुछ ऐसे चर्चेस होते थे, बेनेडिक्टियन चर्चेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो आपके बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहे होंगे। इन चर्चेस ने अपनी जो क्रिश्चियनिटी होती है उसकी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश करी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द चर्च एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर, अब चर्च के पास भाई पॉलिटिकल पावर भी थी थ्रू इट्स क्लोज रिलेशंस विद द सेक्युलर रूलर्स, क्योंकि चर्च का सीधा कनेक्शन होता था रूलर, ठीक है। अब चर्च के अंदर दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है पोप और एक होता है बिशप। सो पोप्स एंड बिशप्स ऑफन प्लेड डिप्लोमेटिक रोल्स। अब किसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे रखने हैं, राजाओं के साथ में या आसपास के स्टेट्स के साथ में, ये पोप और बिशप ही डिसाइड करते थे, मीडिएटर की तरह काम करते थे। और द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियनडम, यानी कि एक ऐसा एरिया जिसको आप हिंदी में कहते हो ईसाई जगत, या फिर पूरा का पूरा एरिया ही क्रिश्चियनाइजेशन हो जाए उसका, यूनाइटेड यूरोपियन स्टेट्स अंडर द वन कॉमन रिलीजियस आइडेंटिटी विच इज क्रिश्चियनिटी, इसी को कहा जाता है क्रिश्चियनडम। इस आइडिया की वजह से
और ज्यादा क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड होता है जब सभी लोग कहते हैं कि हाँ भाई क्रिश्चियनिटी जो है उसको हमें आगे लेके जाना है। ठीक है, ये इस तरीके से दिखते हैं जो आपके पोप्स होते हैं, जो बिशप्स वगैरह होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीगल सिस्टम। देखो, कैनन लॉ, दीज द लीगल सिस्टम ऑफ द चर्च को एग्जिस्टेड विद सेक्युलर लॉज। एक होते हैं सेक्युलर लॉज जो पूरे कंट्री में सबके लिए सेम होते हैं, एक होते हैं कुछ रिलीजियस लॉज जो हर किसी के रिलीजन के अपने पर्सनल लॉज होते हैं। तो कैनन लॉ जो कि चर्च के लॉज होते थे, एक लीगल सिस्टम होता था, वो भी सोसाइटी में को एग्जिस्ट करता था। तो इट रेगुलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग मैरिज से रिलेटेड लॉज हो गए, इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज हो गए, मोरालिटी से रिलेटेड लॉज हो गए। तो चर्च कोर्ट्स में, मतलब चर्च अपनी कोर्ट भी लगाता था जहाँ पे उनका कुछ जज वगैरह का भी सीन होता था, जज भी होते थे। और ये क्या है, जो कुछ सेक्युलर कोर्ट होती है ना, उनको भी चैलेंज करती थी जो चर्च वाली कोर्ट होती थी। तो इनका अपना खुद का कोर्ट भी था। एजुकेशन एंड लर्निंग, सो चर्च वाज अ मेजर, आप कह सकते हो, पेट्रन ऑफ एजुकेशन। खासकर जो क्रिश्चियनिटी की एजुकेशन है वो आपको चर्च से मिलती है और आप वहां जाके जा सकते हो, मतलब सीख सकते हो। फिर है कैथेड्रल स्कूल्स। अब कैथेड्रल स्कूल्स होते थे और कुछ यूनिवर्सिटीज भी बनी, सच एज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पेरिस यूनिवर्सिटी, जिससे क्या है, लोगों को सिखाया गया। स्कॉलर्स निकले बहुत सारे इन स्कूल यूनिवर्सिटीज से। मोनेस्ट्रीज प्रिजर्व्ड एंड कॉपीड एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब जो मोनेस्ट्रीज होती थी, ठीक है, जहां पर मॉन्क रहा करते थे, वहां पे प्रिजर्वेशन का काम चलता था। जो पुरानी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उनको इकट्ठा करके रखा जाता था, जिससे क्रिश्चियनिटी की जो नॉलेज है उसको प्रिजर्व किया गया। सोशल वेलफेयर, सो देखिए, द चर्च प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर सर्विसेज। अब चर्च जो है वो सोसाइटी के भलाई के लिए भी काम करता था। ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते थे, बहुत सारे चैरिटी का काम होता था, जैसे हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ काम है, किसी को फ्री ट्रीटमेंट देना है, ऑर्फनेज है, कोई अनाथ वगैरह है तो उसको वहां पे रहने की जगह देना, शेल्टर्स वगैरह बनाना, गरीब लोगों के लिए खाना वगैरह देना, ये भी काम चर्च करता था। The next topic is, the next question is, discuss the rise of Islam in Arabia. How has it influenced the contemporary world? तो इस्लाम कैसे अरेबिया में आया, अरब में आया, वो आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ग्लोब के अंदर देखिए कि अरेबियन पेनिनसुला, जो अरब का एरिया है, वो कितना एरिया है और कौन कौन सा एरिया है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, ये अरेबिक एरिया है पूरा का पूरा, यहीं से इस्लाम आपका स्टार्ट हुआ था। तो राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया। देखिए, प्रोफेट मोहम्मद, क्योंकि अपनी सबसे ज्यादा नॉलेज लेकर आए लोगों के बीच और उन्होंने बताया, ठीक है, इस्लाम ओरिजिनेटेड विद द रिविलेशंस रिसीव्ड बाय द प्रोफेट मोहम्मद इन द अर्ली 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में प्रोफेट मोहम्मद थे, उन्होंने कुछ बातें रिवील करी कि भाई अल्लाह ने मुझे बताया है, ऐसा ऐसा है और ये नॉलेज है, मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो ही प्रीच्ड अ मोनोथियस्टिक फेथ। इन्होंने बोला कि एक ही ईश्वर होता है, यानी कि एक ही भगवान है, ईश्वर है, वो अल्लाह है और कोई नहीं है। ठीक है, और बोला कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, जिसको ये गॉड कहते हैं, उन्हीं की बातों को मानो और जो उन्होंने मुझे बताया है वो मैं आप सबको बता रहा हूं। स्प्रेड टू अरेबिया। अब इनिशियली आप देखोगे मक्का के अंदर बहुत ज्यादा अपोज किया लोगों ने, ठीक है, प्रोफेट मोहम्मद को, कि भाई ये क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। तो मोहम्मद और उनके जो फॉलोवर्स थे वो मदीना चले गए मक्का छोड़कर, क्योंकि मक्का में उनका रहना उन्होंने बहुत मुश्किल कर दिया था वहां के लोगों ने। तो ये 622 एडी में ये गए थे और इसको हिजरा भी कहा जाता है। इसी से बाद में हज यात्रा, ठीक है, और हिजरी क्या है, एक ईयर होता है, या समझ नहीं, एक मंथ होता है, ठीक है, इसमें इस्लामिक कैलेंडर में। तो यहीं से क्या होता है, इस्लाम का यहाँ पे इमरजेंस होता है और इस्लाम धीरे धीरे अपने फॉलोवर्स गेन करता है और अरेबिया के अंदर इस्लाम का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। सो मेन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रोफेट मोहम्मद ही हैं। यूनिफाइड अरेबियन पेनिनसुला। सो बाय द टाइम ऑफ मोहम्मद्स डेथ इन 632 एडी, जहां तक इनकी डेथ हुई है 632 एडी में, ज्यादातर जो अरेबियन पेनिनसुला है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका था। पहले के लोग वहां पे कुछ और मानते होंगे, कोई और रिलीजन मानते होंगे, बट धीरे धीरे ये जितने भी लोग थे इन्होंने क्या करा, इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दिया। जो अलग अलग ट्राइब्स, पहले क्या होता था, जैसे मान लो ये अरेबिया है, यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स होती थी, ये हर किसी के अपने अलग ट्रेडिशंस, अलग कल्चर था, अलग रिलीजन्स वो थे। अब धीरे धीरे ये सारी कम्युनिटी यूनाइटेड हो गई और एक ही इनका रिलीजन बन गया और
वो कहलाया इस्लाम। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हो गई तो अब आगे कौन होगा इस्लाम में सबसे मेन, तो उसके लिए एक वर्ड आया कैलिफेट सिस्टम। तो जो सक्सेसर्स हुए प्रोफेट मोहम्मद के उनको कैलिफ कहा जाता था, या फिर हिंदी में इसको हम खलीफा भी कहते हैं। तो द कैलिफ इज कंसीडर्ड द हेड ऑफ द कम्युनिटी, जो इस्लामिक कम्युनिटी है उसका जो हेड होगा उसको आप खलीफा कहते हो, ठीक है। सो लेटर इट बिकेम अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल टर्म। धीरे धीरे ये जो खलीफा होता था ये रिलीजियस पहले तो हेड था इस्लाम का, अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये पॉलिटिकली भी एक वो बन गई पोस्ट, वो स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इस्लाम रिलीजन, ठीक है। टोटल 4 खलीफा हुए 632 एडी से लेकर 661 एडी के बीच में। सबसे पहले जो खलीफा थे उनका नाम था अबू बकर, दूसरे थे उमर, तीसरे थे उस्मान और चौथे थे अली, ठीक है। सो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, स्टार्टिंग के 4 खलीफा। फिर क्या है एक्सपेंशन बियॉन्ड अरेबिया। सो आफ्टर द मोहम्मद्स डेथ, मोहम्मद के डेथ के बाद जो द रशीदुन कैलिफ्स थे, जो पहले 4 सक्सेसर्स थे, उन्होंने क्या करा, एक बहुत बड़ी मिलिट्री कैंपेन की सीरीज लॉन्च करी, अपने एरिया को एक्सपेंड करा ज्यादा से ज्यादा। तो इससे क्या है रैपिडली एक्सपेंशन हुआ इस्लाम का, जिससे क्या है ये पर्शिया तक पहुंच गया, बाइजेंटाइन एम्पायर तक पहुंच गया, नॉर्थ अफ्रीका तक पहुंच गया, स्पेन तक पहुंच गया विद इन अ सेंचुरी। ओके, सो ये चीजें हुई। स्प्रेड ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन जो उनका कल्चर है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से जो स्प्रेड हो गया। इस्लामिक स्कॉलर्स मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस इन वेरियस फील्ड्स सच एज मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड फिलोसफी, ठीक है। इन जगहों पे इन्होंने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस्लामिक स्कॉलर्स ने। फिर पॉलिटिकल लेगेसी, तो इस्लामिक जो खलीफा हुए एस्टेब्लिश्ड वास्ट एम्पायर्स, इन्होंने एम्पायर को और ज्यादा बड़ा कर दिया। दैट शेप्ड द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द मिडल ईस्ट, और ये मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा आज भी दबदबा इन्हीं का ही है इस्लाम का। सो नॉर्थ अफ्रीका, धीरे धीरे यूरोप के कई पार्ट्स में आगे अगली सेंचुरीज में इस्लाम स्प्रेड हो गया। तो आगे बढ़ते हैं कल्चरल एंड आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन। तो इस्लामिक जो आर्ट है, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा धीरे 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 धीरे। ये जो जियोमेट्रिकल डिजाइन्स होते हैं, अरबी में लिखा हुआ होता है कुछ ना कुछ, ठीक है, जो कैलीग्राफी होती है, ये आज भी आपको कई आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। जो मॉस्क बनाए जाते हैं वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, जो पैलेसेस बनाए जाते थे, जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए ड्यूरिंग द इस्लामिक गोल्डन एज, वो आज भी आप उसको देखोगे, ताजमहल वगैरह देखो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इस्लामिक आर्किटेक्चर कैसा है। लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क, तो अब इस्लाम का खुद का एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसको शरिया कहा जाता है, या फिर शरिया को इस्लामिक लॉ भी कहा जाता है। इससे क्या है कि इनका एक कई कंट्रीज में तो शरिया को एज इट इज एक वहां का लीगल फ्रेमवर्क भी बना रखा है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कई देशों ने क्या कर रखा है, शरिया को ही अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उसी के अकॉर्डिंग वो जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं वहां पे ये लॉज फॉलो होते हैं। डिस्कस रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस इन मिडेवल चाइना। मिडेवल चाइना में कौन से रिलीजन्स थे, कौन से कल्चर से, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी चाइना में। धीरे धीरे आप देखोगे बहुत सारे रिलीजन्स देखने को मिलते हैं आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें रिलीजियस जो ट्रेडिशंस थे उसको समझते हैं, तो देखो इसको कहते हैं ताओइज्म। तो दाओइस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले दाओइस्ट जो लोग होते हैं ना वो मेडिटेशन करते हैं, और उनके जो रिचुअल्स होते हैं उनका मेन यही होता है कि हम इमोर्टल हो जाएं, किसी तरीके से लॉन्गिविटी पर ध्यान दें, यानी कि वो मेडिटेशन पे ध्यान देते हैं। दाओइस्ट जो है अपने टेम्पल्स भी बनाते हैं, मोनेस्ट्रीज भी बनाते हैं, ठीक है, एंड हेर्मिटेजेस वर स्टैब्लिश्ड, ये सब चीज़ें स्टैब्लिश हुई चाइना के अंदर। एंड दाओइस्ट प्रीस्ट जो इनके पादरी होते थे, जो दाओइस्ट लोगों के पादरी होते थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे दाओइज्म को फैलाने में। अरे देखो ये जो है ना यही थे दाओ, इन्हीं के जो प्रिंसिपल्स थे, इन्हीं ने जो बताया, उसी से ही ये रिलीजन फिर आगे बना, ताओइज्म या दाओइज्म, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का जो एमरजेंस है वो इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ, इंडिया से ओरिजिनेट होके वाया द सिल्क रोड बुद्धिज्म चाइना के अंदर आता है ड्यूरिंग द हान डायनेस्टी 206 BC to 220 AD and became increasingly a influential religion in China। आप देखोगे चाइना में बहुत मॉन्क मिल जाएंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क आपको, ठीक है। तो बुद्धिज्म जो कि ओरिजिनेट हुआ इंडिया से, वो एट द एंड चाइना में बहुत ज़्यादा आज भी फॉलो होता है, इंडिया से भी ज़्यादा। बिलीफ्स की बात करें तो बुद्धिज्म जो है
वो 4 नोबल ट्रूथ्स को मानता है कि आपकी जीवन में कोई ना कोई सौरव, कोई ना कोई तकलीफ होती है, उसका कोई रीजन होता है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसकी वजह से आप दुखी हो, आप जो है एक्सपेक्ट करना छोड़ दो और आप 8 फोल्ड पाथ पर चलो, ये सारी चीजें ये बताते हैं। ठीक है, प्रैक्टिसेस की बात करें तो बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत ज्यादा होती है बुद्धिज्म में, चैंटिंग होती है और वर्शिप करी जाती है बुद्धास की और बोधिसत्वास की। ठीक है, एक मूर्ति बनाकर ना महात्मा बुद्ध की, उसकी फिर वो पूजा भी करते हैं। फिर है कन्फ्यूशियनिज्म। कन्फ्यूशियनिज्म जो है, ऑल दो नॉट द सेम रिलीजन एज दाओइज्म और बुद्धिज्म, ये दाओइज्म और बुद्धिज्म की जगह कोई रिलीजन नहीं है। कन्फ्यूशियज्म वाज अ मेजर फिलोसफिकल थॉट, एक फिलोसफी है एंड एथिकल सिस्टम जो कि चाइना की सोसाइटी, पॉलिटिक्स और कल्चर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था, लोग फॉलो करते थे। ठीक है, इनकी बातों को, जो भी इन्होंने बताया उनको लोग फॉलो करते थे। अब आगे देखें इसमें है क्या। कन्फ्यूशियज्म इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ कन्फ्यूशियस। अब जो मैंने आपको फोटो दिखाई, इनका नाम था कॉन्गजी, ये है कॉन्गजी। कॉन्गजी ने जो भी अपनी टीचिंग्स दी, कॉन्गजी ने जो भी कुछ बताया, वही कन्फ्यूशियज्म का एक फिलोसफिकल थॉट बन गया। होता क्या है, ये अपने एंसेस्टर्स की वर्शिप ज्यादा करते हैं, जो आपके पूर्वज होते हैं ये उनकी पूजा करते हैं अपने पूर्वजों की। ठीक है, और इनके जो जो संत होते हैं वो यही काम करते हैं बेसिकली। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, मॉरल बातें सिखाई जाती हैं इसमें। पॉपुलर एंड फोक रिलीजन्स, इसके अलावा चाइना में कई सारे दाओइज्म, बुद्धिज्म और कन्फ्यूशनिज्म को छोड़कर कुछ और भी लोग जो थे वो कुछ अपने लोकल फोक रिलीजन्स वगैरह भी फॉलो करते थे, जिसमें विच इंक्लूडेड एलिमेंट्स ऑफ एनिमिज्म, एंसेस्टर वर्शिप, लोकल डीटीज। कुछ लोग जानवरों की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग नेचर वर्शिप कर रहे हैं, कुछ लोग अपने एंसेस्टर्स को ही अपना भगवान मान रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से भी होता था। एनालाइज चाइनाज कंट्रीब्यूशन टू टेक्नोलॉजी इन द मिडेवल पीरियड। मिडेवल पीरियड में चाइना का क्या कंट्रीब्यूशन था टेक्नोलॉजी में। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना से आती है। द चाइनीज इन्वेंटेड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो देखो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग दिखती कैसे है, पहले आप फोटो देखो। ये जो फोटो आपको नजर आ रही है ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, इसमें जो लकड़ी का ब्लॉक होता है उसके ऊपर प्रिंट किया जाता था। तो दिस इज कॉल्ड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो द चाइनीज इन्वेंटेड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, अ मेथड ऑफ प्रिंटिंग ऑन टेक्सटाइल्स एंड लेटर ऑन द पेपर। जो पहले कपड़ों पर भी लिखा जाता था, धीरे धीरे फिर पेपर पे भी लिखा गया। सो दिस टेक्नोलॉजी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ नॉलेज। अब जब प्रिंटिंग का ये इन्वेंशन होगा तो नॉलेज स्प्रेड होगी, क्योंकि जो एक बंदे ने कुछ ज्ञान दिया अगर वो प्रिंट होगा तो वो पूरे आसपास पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा, लिटरेचर लिखा जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, रिलीज बनाए जाएंगे। द डायमंड सूत्रा, अब ये नाम याद रख लेना, द डायमंड सूत्रा प्रिंटेड इन 868 एडी इज कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे पुरानी जो प्रिंटेड बुक है उसका नाम है द डायमंड सूत्रा, जो चाइना में ही प्रिंट हुई थी। लेट्स मूव अहेड। गन पाउडर, जिसको बारूद भी कहा जाता है। ठीक है, गन पाउडर। सो गन पाउडर ओरिजिनली डेवलप्ड एज अ पोशन फॉर इमोर्टैलिटी। तो गन पाउडर जो कि एक मिक्सचर होता है सॉल्ट पीटर का, चारकोल का और सल्फर का, इन पाउडर बनता है। ठीक है, सो ये मिलिट्री पर्पस में यूज होता है बारूद। तो ये जो इन्वेंशन हुआ गन पाउडर का, इससे वॉरफेयर, जो लड़ाई झगड़े युद्ध होते थे ना, उसमें बहुत ज्यादा असर डाला, क्योंकि जो कैनन्स बने, जो फायर आर्म्स बने, जो रॉकेट्स बने, जो तोप वगैरह बनी, जो गोलियां चलाने वाली बंदूक वगैरह बनी, उसमें बहुत फर्क आ गया। तो ये है गन पाउडर। पहले क्या होता था ना, लोग तलवारें लेके एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है, और तीर धनुष चल रहे हैं। अब गन के आने से क्या है कि आपको दूर से खड़े खड़े बस निशाना लगाना है और दुश्मन वहीं पे खत्म। तो ये आने से ना बिल्कुल ही चेंज हो गया जो वॉरफेयर होता है, जो लड़ने का तरीका होता है वॉर। नेविगेशन एंड मरीन टेक्नोलॉजी। सो चाइनीज सेलर्स, जो लोग शिप वगैरह चलाते थे, उन्होंने एक एडवांस शिप बिल्डिंग टेक्निक को यूज किया, यानी कि शिप्स को इतने एडवांस तरीके से बनाया कि वो कभी खराब ना हो, पानी में ना डूबे। इसमें क्या है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए, पानी आसानी से ना घुसे। स्टर्न पोस्ट हल्स बनाए, ये भी आपको आगे दिखाऊंगा, ताकि एकदम स्टेबल रहे जो शिप्स होती हैं। और इससे क्या है, चाइना का जो ट्रेड वगैरह होता था पानी से, जब वो जाते थे मैरी टाइम सिल्क रूट से जब वो जाते थे, तो उनको बहुत फायदा मिला। तो ये क्या है, इनका स्ट्रक्चर होता है, ये स्टर्न पोस्ट होता है आगे, बहुत स्ट्रॉन्ग सा बनाया है इन्होंने, जिससे हवाएं वगैरह जो आती थी उससे भी ज्यादा फर्क ना पड़े, पानी से भी ना टूटे। सो इन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रखा था। आगे बढ़ते हैं।
पोर्सलेन, पोर्सलेन का मतलब होता है द चाइनीज मास, जिसको आप चीनी मिट्टी भी कहते हो, ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है चीनी मिट्टी। इसके बर्तन बहुत फेमस है। तो ये एक टाइप ऑफ सेरेमिक है की मिट्टी है, नॉन फॉर इट्स स्ट्रेंथ, बहुत मजबूत होती है, ट्रांसप्लेंसी एंड ब्यूटी, सुंदर भी बहुत होती है, बहुत अच्छी होती है। तो पोर्सलेन बिकेम हाईली सॉट आफ्टर एंड वाज अ मेजर एक्सपोर्ट आइटम। चाइना का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला आइटम था वहां का चीनी मिट्टी के बर्तन। अब ये कैसे दिखते हैं आपको समझ आ जाएगा। देखो ये है पोर्सलेन, जिसमें जिसमें चाइना की ये मिट्टी से बनाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है, आज भी बहुत ज्यादा फेमस है और सुंदर है। एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, सो चाइनीज बहुत सारे एस्ट्रोनमर्स भी हुए जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जहां पे उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल जो फिनोमिनाज होते हैं उनको रिकॉर्ड करा, ऑब्जर्व करा, धीरे धीरे कैलेंडर्स वगैरह बनाए। मैथमेटिक्स में चाइनीज स्कॉलर्स हुए जिन्होंने अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पे अपना ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेपर मैन्युफैक्चरिंग, सो पेपर बनाने का काम भी चाइना में ही हुआ था। सो द इन्वेंशन ऑफ पेपर मैन्युफैक्चरिंग बाय द चाइनीज रेवोल्यूशनाइज द वे इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड एंड ट्रांसमिटेड। पहले इंफॉर्मेशन कैसी होती थी, मान लो एक बंदे के पास कोई इंफॉर्मेशन दूसरे बंदे को बोल के बता दी, ये बंदा मर जाएगा तो क्या होगा, और ये भी मर जाएगा, ये इंफॉर्मेशन यहीं खत्म। अगर प्रिंटिंग हो गई शुरू, पेपर बन गया, इसने अपनी इंफॉर्मेशन इसमें डाली और इसने प्रिंट करवा लिया, पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी वो नॉलेज। तो इस तरीके से क्या है, पेपर अवेलेबिलिटी से क्या हुआ, बुक्स वगैरह बनने लगी, लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, अब चीजों का डॉक्यूमेंटेशन होने लगा। तो कुछ ऐसा पेपर था जो चाइनीज लोगों ने सबसे पहले बनाया था, जो कि आपके पीछे आप देख सकते हो। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, चाइना अपने कपड़े के लिए बहुत फेमस था, खास सिल्क प्रोडक्शन के लिए। सो द सिल्क रोड हेल्प्ड स्प्रेड चाइनीज सिल्क। जो सिल्क रोड होता है ये बेसिकली एक बहुत लंबा रूट है जो चाइना को कनेक्ट करता है एशिया से होते हुए यूरोप तक। तो इससे क्या है, चाइनीज फैशन जो है वो वहां पहुंच गया अदर कंट्रीज में, और इससे कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। कुछ ऐसा दिखता है जो चाइना का टेक्सटाइल है, खासकर जो सिल्क वाला टेक्सटाइल है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स आप डाल सकते हो फीडबैक के रूप में, और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।